हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर लेट्स टॉक विथ हिमांशु हुसैन। मैं हिमांशु हुसैन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस ऑडियो बुक में राम शरण शर्मा जी की जो किताब है भारत का प्राचीन इतिहास, छठे चैप्टर पर हैं, जिसका नाम है भाषाई पृष्ठभूमि। सबसे पहली हेडिंग है प्रमुख भाषा समूह। दोस्तों, देर न करके हम शुरू करते हैं, जो पेज नंबर 45 पर है। भारत कई भाषाओं का देश है। भारत के भाषिक सर्वेक्षण के संपादक और संकल्प ग्रेयर्सन के अनुसार लगभग 180 भाषा और लगभग 550 बोलियों भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। इन भाषाओं का महत्वपूर्ण समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बत बर्मन, द्रविड़ और इंडो आयरन। भारत में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है और आमतौर पर मुंडा बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोग पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्व तट के करीब मेडागास्कर तक फैले हुए हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में इस भाषा को बोलने वाले बड़ी संख्या में हैं। मानव विज्ञानी मानते हैं कि ऑस्ट्रिक लोग ईसा पूर्व 40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आए। इसलिए यह प्रबल संभावना बनती है कि वे 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप तट होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय तक भाषा का आविष्कार हो चुका था। मानव आनुवंशिक से पता चलता है कि 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका के लोग दक्षिण भारत आए थे, जहां से वे अंडमान निकोबार द्वीपों के माध्यम से इंडोनेशिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया गए। दोस्तों, अब आते हैं हम नई हेडिंग पर, जो है ऑस्ट्रो एशिया। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को दो उप परिवारों में विभाजित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली ऑस्ट्रिक एशियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली एस्ट्रोजेनेशन जियन भाषा। ऑस्ट्रिक एशिया उप परिवार में दो शाखाएं हैं, मुंडा और मोन खमेर। मोन खमेर खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्व भारत के मेघालय और खासी और जैतिया पहाड़ियों द्वारा और निकोबार द्वीपों में बोली जाती हैं। हालांकि मुंडा भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उपमहाद्वीपों में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सबसे बड़े कबीलियाई समूह संथाल इस भाषा को बोलते हैं। इस नंबर है हमारा 46। आगे पढ़ते हैं इसकी हेडिंग में। मुंडा, संथाल और होज इत्यादि के भाषा रूप में मुंडारी भाषा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में प्रचलित है। हिमालय में मुंडा सबसे व्यापक रूप में है। नई हेडिंग पर आते हैं, जो है हमारी तिब्बती वर्मन भाषा का दूसरा समूह। तिब्बती वर्मन चीन तिब्बती परिवार की एक शाखा है। यदि हम चीन और अन्य देशों के बारे में सोचते हैं तो इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रिक परिवार और यहाँ तक कि इंडो आर्य परिवार से अधिक है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं, जो चीन, तिब्बत और म्यांमार बर्मा में बोली जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों में तिब्बती बर्मन भाषाएं हिमालय में उत्तर पूर्व असम से उत्तर पूर्व पंजाब तक फैली हुई हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व राज्य में प्रयोग की जाती हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग तिब्बती बर्मन भाषा के विभिन्न रूपों में बात करते हैं। विभिन्न कबीले इस भाषा की 116 बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर पूर्व राज्य में जहाँ ये बोली जाती हैं, उनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी तिब्बती वर्मन भाषा प्रचलित है। यद्यपि ऑस्ट्रिक और तिब्बती वर्मन दोनों भाषाएं द्रविडियन और इंडो आयरन से बहुत पुरानी हैं, लेकिन लेखनी के अभाव के कारण द्रविडियन और इंडो आयरन की तरह इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं विकसित किया गया। हालांकि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा दर्ज किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं के साहित्य लिखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक तिब्बती वर्मन शब्द बिरुंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में मध्ययुगीन काल में अहोम द्वारा किया जाता था। ऐसी संभावना है कि पारिवारिक वंश वृक्ष के लिए मैथिली शब्द पूंजी तिब्बती बर्मन शब्द से जुड़ा था। नई हेडिंग हमारे द्रविड़। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविडियन है। भाषा का यह रूप लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह उत्तर पूर्व श्रीलंका में भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में 20 द्रविडियन भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविडियन भाषाओं का सबसे प्रारंभिक रूप
ब्राहुई पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। द्रविडियन बोलने वाले लोग के पलायन के दो दृष्टिकोण हैं, आनुवंशिक और भाषाई। आनुवंशिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली बार प्रमुख पलायन लगभग 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया से भारत में हुआ था। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्रविडियन 6,000 वर्ष पहले ईलम से आए थे। ऐसा लगता है द्रविडियन भाषा बोलने वालों के विस्तार की प्रक्रिया ईसा पूर्व 30,000 के आसपास शुरू हुई और ईसा पूर्व 4,000 तक चली। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार द्रविडियन भाषा की उत्पत्ति ईलम से हुई, जो कि दक्षिण पश्चिम ईरान है। यह भाषा ईसा पूर्व 34 शताब्दियों की मानी जाती है। ब्रूही इससे भी पहले की है। यह अभी भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्रविडियन भाषा पाकिस्तान होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मुख्य शाखाएं पैदा हुईं। लेकिन तमिल अन्य भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा द्रविडियन है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली उराव या कुरुख भी द्रविड़ ही है, लेकिन यह मुख्य रूप से उराव जनजाति के सदस्यों द्वारा बोली जाती है। इंडो आयरन नई हेडिंग है दोस्तों, पेज नंबर 47 पर। चौथा भाषा समूह इंडो आयरन इंडो यूरोपियन परिवार के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए गए आनुवंशिक संकेत भारत में इंडो आयरन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविडियन बोलने वालों की संख्या इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। इससे पता चलता है कि इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग भारत की तरफ पलायन होकर आए। ऐसा कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन परिवार की पूर्व शाखा या आर्य शाखा 3 उपशाखाओं में विभाजित है, जो इंडो ईरानियन, दार्दिक और इंडो आयरन के रूप में जानी जाती हैं। ईरानियन, जिसे इंडो ईरानियन भी कहा जाता है, ईरान में बोली जाती है। इसके शुरुआती उदाहरण जैन अवस्था में पाए जाते हैं। दार्दिक भाषा पूर्व अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, कश्मीर की है। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने दार्दिक भाषा को इंडो आयरन भाषा की एक शाखा माना है। इंडो आयरन भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 इंडो आयरन भाषा उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती हैं। पुरानी इंडो आयरन में वैदिक संस्कृत भी शामिल है। मध्य इंडो आयरन ईसा पूर्व 500 से सन 1000 तक के प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को अपने में शामिल करती है। प्राकृत और प्राचीन संस्कृत का विकास शुरुआती मध्ययुगीन काल में भी जारी रहा और सन 600 तक के कई अपभ्रंश शब्द मिले। हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीर जैसे आधुनिक इंडो आयरन क्षेत्रीय भाषाएं मध्यकाल में अपभ्रंश से विकसित हुईं। जैसे कि नेपाली और कश्मीरी का मूल रूप दार्दिक है, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृत से काफ़ी प्रभावित हुई। यद्यपि भारत में 4 भाषाओं का समूह है, इन्हें बोलने वाले कोई अलग हैं, इकाई नहीं बनाते। अतीत में विभिन्न भाषाई समूह के बीच एक सतत विकास जारी था। नतीजतन एक भाषा समूह के शब्द दूसरे भाषा समूह में दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया वैदिक काल में प्रारंभ हुई। मुंडा और द्रविड़ भाषा के शब्द बड़ी संख्या में ऋग्वेद में पाए जाते हैं। हालांकि इंडो आयरन भाषा बोलने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व ने आखिरकार कई कबीलियाई भाषा पर वर्चस्व बनाते हुए उन्हें ख़त्म कर दिया, जबकि इंडो आयरन भाषा के शासक वर्ग अपने ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे कबीलियाई बोलियों का इस्तेमाल किए बिना उनके संसाधनों और जनशक्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इससे शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ था। पेज नंबर 48 नई हेडिंग है हमारा, सहजातीय समूह और भाषा परिवार। भारतीय उपमहाद्वीपों में 4 भाषा परिवारों में से प्रत्येक का संबंध 4 प्रजातीय समूह से है, जिनमें भारत के लोग विभाजित हैं। ये 4 समूह हैं निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और कैकोसॉइड। यह इंसानी प्रजाति विभाजन 19वीं सदी में किया गया था और यह लोगों की शारीरिक विशेषताओं पर आधारित था। इस प्रकार निग्रेटो को छोटे कद, छोटे चेहरे और छोटे होठ का बताया जाता है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहते हैं। निग्रेटो केरल और श्रीलंका में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि वे कुछ ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलाइड भी छोटे कद के होते हैं, हालांकि निग्रेटो से लंबे होते हैं। उनका शरीर काला और उन पर बहुत सारे बाल होते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण क्षेत्रों में रहते हैं, यद्यपि ये हिमालय क्षेत्रों में भी और ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा बोलते हैं।
मैंगोलाइट्स छोटे कद, शरीर पर कम बाल और चिपटे नाक वाले होते हैं। वे हिमालय के आसपास और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में रहते हैं और तिब्बती वर्मन भाषाई बोलते हैं। कैकोसॉइड्स आमतौर पर लंबे चेहरे के साथ लंबे कद के होते हैं। अच्छी भली बड़ी टुड्डी गोरी त्वचा और लंबी और नुकीली नाक वाले होते हैं। ये द्रविडियन और इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं। अंततः इनका संबंध एक ही भाषा से नहीं है। एक नस्लीय समूह और दूसरे से अलग करना मुश्किल है क्योंकि जलवायु परिस्थितियों के कारण उनकी शारीरिक विशेषताएं बदलती रहती हैं। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों और चमारों की समान शारीरिक विशेषताएं हैं और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। ब्राह्मण अपने गोत्र नामक समूह का उल्लेख करते हैं, लेकिन चमारों में ऐसे गोत्रों का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न लोगों के आपसी मिलन से भाषाओं में भी सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार लोगों में न तो उनकी मूल विशेषता एक रहती है और न ही उनकी भाषा अपरिवर्तन रह पाती है। इसलिए किसी भी भाषा को सिर्फ किसी विशेष जातीय समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, ये हमारा था छठा चैप्टर, जो हमारा यहीं समाप्त होता है, जिसका नाम था भाषाई पृष्ठभूमि। अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।